Hello everyone. Our today's topic of discussion is big O and omega notation. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थीटा नोटेशन और आज हम देखने जा रहे हैं कि बिग ओ और ओमेगा नोटेशन क्या होती है। अच्छा, जैसे कि थीटा की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि हम थीटा में जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों कंसिडर करते हैं। अब जो समटाइम्स ये होता है कि हमें कभी सिर्फ अपर बाउंड की ज़रूरत होती है और कभी हमें सिर्फ लोअर बाउंड की ज़रूरत होती है। मीन्स टू से इफ़ वी डोंट रिक्वायर बोथ द बाउंड्स, अपर बाउंड भी हमें या तो हमें सिर्फ अपर बाउंड चाहिए या तो फिर हमें लोअर बाउंड चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि थीटा जो है वो सिर्फ जो है वो अपर बाउंड को कंसिडर करता है। थीटा जो है वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को कंसिडर करता है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट अगर ये हो कि हमें सिर्फ अपर बाउंड या फिर सिर्फ लोअर बाउंड हो, तो उस केस में एसिम्प्टोटिक कौन सी नोटेशन यूज़ की जाएगी। तो अगर हमें सिर्फ अपर बाउंड चाहिए होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिग ओ को, और अगर हमें सिर्फ लोअर बाउंड चाहिए होगा तो हम यूज़ करेंगे बिग ओमेगा नोटेशन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम कोई और नोटेशन, तो हमारे पास जो बिग थीटा में जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड कंसिडर होते हैं, और बिग ओ में जो है सिर्फ अपर बाउंड और ओमेगा में जो है वो सिर्फ लोअर बाउंड। अगर हम बात करें जो थीटा नोटेशन की इक्वेशन जो है उसका वो जो पहला पार्ट है वो ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज ओमेगा, और जो दूसरा पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा बिग ओ को। तो हेयर वी गो विद द बिग ओ हमारे पास ये आ गया। अब इसकी अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन देखें, फॉर्मल डेफिनेशन बिग ओ ऑफ जी एफ एन शुड बी इक्वल टू, हम जिस फंक्शन का बिग ओ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके लिए ये होगा, वो फंक्शन मतलब उससे छोटा होगा, मतलब सी एफ जी एन। ये क्या है, सी इज कांस्टेंट और जी एफ एन जो होगा ये ग्रेटर होगा या बराबर होगा किससे जी, एफ एफ एन से। ठीक है जी, और ये दोनों किससे बड़े होंगे जी, जीरो या जीरो से बड़े होंगे, क्योंकि रन टाइम हमारा कभी भी नेगेटिव में जो है वो नहीं जा सकता। अच्छा जी, अगेन जी यहाँ पे वही कंडीशन है, एन की वैल्यू जो है वो एन नॉट से बड़ी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, हमने पहले थीटा के लिए भी डिस्कस किया था कि हम एन की वो वैल्यूज पुट करते हैं जिसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। मीन्स उसे हम एन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है जी, और एन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अब डेफिनेटली हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। उस टेबल के अगेंस्ट हम जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, एफ एन की वैल्यू या तो बराबर होगी या छोटी होगी। मीन्स उसे लाइक दिस वन, ये एफ एफ एन का ग्राफ है और सपोज करें ये जी एफ एन का ग्राफ है, सी जी एफ एन का ग्राफ है। तो ये हम इस डायरेक्शन में एन को ले लेते हैं, ठीक है जी, और इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं किसको जी, हमारे पास सी एफ एन और जी एफ एन की जो वैल्यूज आती हैं, सी एफ एफ एन सी जी एफ एन और एफ एफ एन की जो वैल्यूज आती हैं इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब हमारे पास एन की जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं करते हैं, दिस इज द पॉइंट जहां पे हमारे पास या तो वैल्यू बराबर है या फिर इससे आगे हम इसको कंसिडर कर लें सी जी एन, और इसको हम कंसिडर कर लें एफ एफ एन। तो दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आगे जो है वो ये वाली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एन नॉट। तो इसका मतलब है हम एन की वैल्यू जो है इससे ऑनवर्ड्स रखेंगे, इस पॉइंट से बड़ी रखेंगे, इससे छोटी वैल्यूज नहीं रखेंगे। अगर इससे छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। दैट्स वाई हम इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो ये अगर हम इस इक्वेशन को इंडिविजुअली देखें तो ये थीटा वाली जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन का जो हाफ पार्ट है, मीन्स से अपर पार्ट है, इसका जो लोअर पार्ट होगा वो ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा। तो हेयर वी गो विद द बिग ओमेगा नोटेशन। तो बिग ओमेगा नोटेशन में अगेन जी ये देखें जी, एफ एफ एन से छोटी वैल्यू आ गई है सी जी एफ एन, और अगेन वहां पे एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू जो है वो हमने एन की वैल्यू वो लेनी है जो एन नॉट से बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो। तो हम इसको कंक्लूसिवली यूं कह सकते हैं, मैं इसको स्किप करने लगा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। हम इसको कंक्लूसिवली यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वो अगर थीटा की डेफिनेशन देखें तो थीटा की डेफिनेशन का वन पार्ट इज दिस वन
और थीटा की डेफिनेशन का जो दूसरा पार्ट है हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, दिस वन। तो ये पार्ट जो है वो बिग ओ को रिप्रेजेंट करेगा, ये पार्ट जो है वो बिग ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो मीन्स से अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि अगर इफ वी आर डीलिंग विद द बोथ अपर एंड लोअर बाउंड देन वी हैव टू कंसिडर दिस वन। If we are dealing with only with the lower bound, then we have to consider this one. If we are dealing only with the upper bound, then we have to consider this one. और ये तीनों इक्वेशन जो हैं हम इन डिफरेंट सिनेरियोज में हम यूज करते हैं। ओके, अच्छा जी, अब मैं प्रीवियस उस पर जाता हूँ जो स्लाइड मैंने स्किप की है। अच्छा जी, here we go. f of x, ये हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन है। f of x is equal to 17, x plus 11, g of x is equal to this one and h of x is this one। ये तीन हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं। अब जो अभी तक हमने स्टडी की है थीटा की, ओमेगा की और बिग ओ की, उसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है क्या इन तीनों इक्वेशंस में, ठीक है जी। अगर हम पहली इक्वेशन कंसिडर करें तो पहली इक्वेशन के लिए थीटा एक्स स्क्वायर इज पॉसिबल, तो सो द आंसर विल बी नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब थीटा में हमने कन्वर्जन करनी होती है, ठीक है, तो हम उसकी जो मैक्सिमम जो टर्मिनोलॉजी होती है, ये हाईएस्ट ऑर्डर टर्म जो होती है उसे कंसिडर कर लेते हैं और कांस्टेंट और लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है, एक्स है, तो कांस्टेंट और लोअर ऑर्डर को हमने इग्नोर कर लिया, तो हमारे पास थीटा ऑफ एक्स होना चाहिए। थीटा ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। सेकंड केस में जी, बिग O ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉसिबल और नॉट, एंड बिग O ऑफ एक्स पावर 4। अब सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें तो इसमें बिग O ऑफ एक्स स्क्वायर, यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि अपर बाउंड है। अपर बाउंड में अगर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और साथ में सपोज करें प्लस इसके एक्स होता है, तो अपर बाउंड में हम यूं कर सकते हैं, ठीक है जी, हम इस एक्स को एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट जो ऑर्डर टर्म है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर तक लेके आ सकते हैं और ये 2x स्क्वायर हो सकता है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, हम एक्स स्क्वायर को एक्स पावर 4 या एक्स पावर 5 में कन्वर्ट कर लें। सो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हम यूं कंसिडर करें, इसको चेक करें थर्ड इक्वेशन को, और इसको चेक करें ओमेगा के लिए, तो ओमेगा के लिए जी दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लॉजिक वही मेगा वाली है। हम लोअर बाउंड में क्या करते हैं, हम नीचे लेके आते हैं, तो हम लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है जी, लोअर ऑर्डर टर्म को इग्नोर करते हैं, बट हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होती है उसको हम नीचे लेके नहीं जा सकते। तो ये इसमें लॉजिक थी, होपफुली आप लोगों को ये क्लियर होगी। Okay, here we go. These are the graphical representation of theta, big O and omega. जो पहली है अपर बाउंड भी इसमें कंसिडर हो रहा है, लोअर बाउंड भी कंसिडर हो रहा है, और ये एफ ऑफ एन है, और दिस इज द पॉइंट जहां से जो एफ ऑफ एन की वैल्यू है वो दरम्यान में आ रही है, और यहाँ से आगे C1 GN जो लोअर बाउंड है वो नीचे है और ये अपर बाउंड ऊपर है। यहाँ पे थीटा की डेफिनेशन इस पॉइंट पे डिफाइन हो रही है, इस पॉइंट से आगे वैलिड है, तो इसको हम एन नॉट बोलते हैं। ये आगे हमारे पास दिस इज द अपर बाउंड, दिस इज द एफ एफ एन, तो ये हमारे पास बिग ओ की रिप्रेजेंटेशन और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये है ओमेगा की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, हमारे पास जो फेमस फेमस जो एसिम्प्टोटिक ऑर्डर्स जो हैं नॉर्मली कौन कौन से होते हैं जो हम रन टाइम में अक्सर देखते हैं। थीटा ऑफ 1 होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट जो होता है उसका रन टाइम जो होता है वो क्या होता है जी, 1 होता है। इसी तरह जी थीटा लॉग ऑफ एन है, थीटा एन है, थीटा एन लॉग ऑफ एन। नॉर्मली हम स्टडी करते हैं उसमें हम यहाँ तक के जो रन टाइम इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये भी यूज़ होते हैं बट फॉर द स्मॉलर वैल्यूज़। और अगर हम इसकी बात करें तो ये रन टाइम अक्सर हम मतलब थोड़ी सी वैल्यूज़ अगर हाई चली जाएँ तो आपका रन टाइम जो ईयर्स में चला जाता है, और यहाँ पे तो मतलब सेंचुरीज में चला जाएगा। यहाँ पे बल्कि साथ मेंशन भी है कि
जब n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 20 होगी तो हम कंप्यूट ही नहीं कर सकते कितना टाइम लगेगा इसको किसी भी एल्गोरिदम को जिसमें हम ये अप्लाई कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट होने में। ओके, ये हमने एक एल्गोरिदम कंसिडर किया। इस एल्गोरिदम में अब देखिए वो कांस्टेंट रन टाइम की बात कर रहे हैं, रन टाइम 1। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हियर वी गो, दिस इज द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अगेंस्ट मैंने ये ब्रैकेट लगा लिए। अब जो रन टाइम होता है वो किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपैरिजन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स बीइंग टेकन इन एन एल्गोरिथम। तो हम स्टेप्स को काउंट करते हैं, तो ये हमारे पास एक स्टेप आ गया, ये हमारे पास एक स्टेप आ गया, ये हमारे पास एक स्टेप आ गया, 3 स्टेप आ गए, 1 + 1 + 1, और इसको हम ब्रैकेट को, ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट हमने लगाई तो ये 3 आ गया। तो अब जब थीटा ऑफ 3, ये कांस्टेंट का जो रन टाइम होता है वो क्या होता है जी, 1, थीटा 1 में हम इसे कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हम आगे चलते हैं। एक और एल्गोरिदम हमारे पास आ गया। इस एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे हैं, हम दो नंबर्स ले रहे हैं और उसमें से कोई भी नंबर जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं विच वन इज द स्मॉलर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगेन जी ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, दिस इज द फर्स्ट वन स्टेप, दिस इज द वन स्टेप, दिस इज ए वन स्टेप, दिस इज ए वन स्टेप, दिस इज ए वन स्टेप। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए। ठीक है जी। तो 1 + 1 + 1 हम इसको ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है जी, और ये हमारे पास आ गया 5, इसका रन टाइम है क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम थीटा 1 में ही कंसिडर करेंगे। अच्छा जी तो अभी हम इसमें मजीद एक आधा और रन टाइम जो है वो देखते हैं। इस एल्गोरिदम को अगर हम देखें तो हमारे पास है जी इंट नंबर ऑफ स्टेप्स हम इसमें काउंट करते हैं 1 स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। ठीक है जी, ये आ गया 1, एक स्टेप ये आ गया +1। और अब यहाँ पे देखें हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो +n, क्योंकि देखें सॉरी ब्रैकेट, आई एम सेइंग ब्रैकेट, हमारे पास लूप स्टार्ट हो रही है। तो लूप में हमारे पास देखें लूप कितने टाइम चलती है, हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स गिवन नहीं है। तो हम कहते हैं जी साइज इसका n है एरे का, ये एरे का साइज गिवन है तो हम इसे n टाइम कंसिडर कर लेते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं जी, एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप। क्योंकि जब लूप हम आइट्रेशन उसकी चलती हैं तो सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, फिर उसकी वैल्यू कंपेयर होगी विद द साइज। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर अंदर आएगा और ये 2 स्टेप्स परफॉर्म करेगा और उसके बाद दोबारा जाके ये इंक्रीमेंट वाला स्टेप परफॉर्म होगा। इट मीन्स हमारे पास कितने स्टेप टोटल परफॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमने 5 लिख लिया और इधर ये लूप की ब्रैकेट बंद और फिर उसके बाद एक स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं +1। तो ये हमारे पास बन गया जी 2 + 5n +1, और ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 3n + 5, सॉरी 5n + 3। ये हमारे पास रन टाइम आ गया। तो ये रन टाइम हमारे पास किस में आ रहा है जी, ये रन टाइम हमारे पास n में आ रहा है। दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट द रन टाइम ऑफ एनी एल्गोरिथम, जो कि एक मतलब एक सिंपल एल्गोरिथम का हम रन टाइम कैसे कंप्यूट करते हैं। आगे चल के हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को देखेंगे जिसमें हमारे पास रिकरियन वगैरह यूज होती हैं। तो ये है जी 5n + 3। इसको अब जब हम थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो ये थीटा में थीटा ऑफ n के बराबर आ जाएगा। अच्छा जी, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो हैं वो कहते हैं जी थीटा जो है वो कब यूज हो सकता है। थीटा का जैसे कि हमने पहले भी कहा ये कि उसका हाफ पार्ट जो होता है वो ओमेगा होता है, हाफ पार्ट जो होता है बिग ओ होता है। अगर बिग ओ और ओमेगा दोनों हैं तो इसका मतलब है थीटा है। ठीक है जी, दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एक पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ओमेगा भी हो सकता है, वो बिग ओ भी हो सकता है। अगर वो दोनों होंगे तो वो क्या होगा जी, थीटा होगा। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन को हम इनइक्वालिटीज वगैरह में भी लिख सकते हैं और इक्वेशन वगैरह में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी,
अब ये तक हमने देखा जी बिग ओमेगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल ओ की। ठीक है जी। अब हम जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारे पास ये हो तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एसिम्प्टोटिकली टाइट है, मीन्स टू से देयर इज नो मार्जिन टू गो अप। ओके, देयर इज नो मार्जिन टू गो अप मीन्स टू से आप इसे एन स्क्वायर को एन क्यूब में नहीं कन्वर्ट कर सकते। बिग ओ डजंट अलाउ दिस वन। ओके, टू एन स्केयर है। देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें इग्नोर कर लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसे कंसिडर करते हैं, लो डिग्रीज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री एन है, एन स्केयर है, तो बिग ओ जो है वो बिग ओ एन स्केयर में से कन्वर्ट कर देगा, उसे एन क्यूब की तरफ नहीं लेके जाएगा। इसका मतलब ये एसिम्प्टोटिकली क्या है, टाइट है। ठीक है जी। बट हमारे पास जो स्मॉल ओ है ये एसिम्प्टोटिकली टाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मीन्स टू से कि आपका जो स्मॉल ओ जो है आपका जो बाउंड है टू एन, ये सॉरी बिग ओ की मैं बात करता हूँ। बिग ओ ये देखिए, टू एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्केयर, ये नहीं अलाउ करता, इज नॉट। ओके, अगर हम यूज करें स्मॉल ओ नोटेशन किसके लिए, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फिर हम टू एन को स्मॉल ऑफ एन स्केयर से डिनोट कर सकते हैं। मींस जैसे मैंने कहा था ना, एन स्केयर से एन क्यूब में आप नहीं जा सकते व्हेन यू आर डीलिंग विद बिग ओ। एन स्केयर से एन क्यूब में आप जा सकते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद द स्मॉल ओ। इसका मतलब है स्मॉल ओ इज नॉट ए टाइट, बिग ओ इज ए टाइट बाउंड। तो यहाँ पे ये देखें, टू एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ एन स्केयर इज अलाउड, बट टू एन स्केयर प्लस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। सॉरी, यहाँ पे अगर हम टू एन इसे कंसिडर करें, इसे टू एन कंसिडर करें और इसे बिग ओ कंसिडर करें, सो दिस इज नॉट अलाउड विद द बिग ओ नोटेशंस। ओके जी। इसी तरह से अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा में भी हमारे पास जो बिग ओमेगा है वो टाइट बाउंड है, और जो स्मॉल ओमेगा है वो मे और मे नॉट भी टाइट बाउंड है। अच्छा जी, मीन्स यू से कि बिग ओमेगा जो है वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप एन स्केयर से एन में जाओ, जबकि ओमेगा आपको अलाउ करेगा कि आप एन स्केयर से एन में आ सकते हैं, लाइक दिस वन। अब ये देखें जी, ये ओमेगा है एन स्केयर बाई टू, तो ये क्या करता है जी, आपको बिग ओमेगा है तो एन स्केयर पे ही रखेगा। लेकिन जब कि आपके ओमेगा स्मॉल ओमेगा की अगर हम बात करें तो वो कहता है ये ऐसा नहीं होगा, वो इसको आपको किस पे लेके आना पड़ेगा, एन पे लेके आना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर today's lecture. Thank you so much.